हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें लाइव क्विज 2 का डिस्कशन करना है। ये भी लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। हमने लास्ट वीक भी पहली क्विज का डिस्कशन किया था सॉल्यूशंस का, तो आज हमें क्या करना है, सेकंड क्विज के सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि solubility of a substance with rise in the temperature if the dissociation process is endothermic। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्वेंट था, मैंने सॉल्यूट डाल दिया, और अगर हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है हीट की फॉर्म में, तब जाके ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। डिजोल्यूशन जो हमारा है वो एंडोथर्मिक है। अगर मैं इसमें क्या करना है आगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अलग से एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी किस काम में आएगी, वो उस एनर्जी को ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है वो एब्जॉर्ब करेगा, और सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस सॉल्वेंट में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या करते हैं, फेवर करते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। यही तो क्या है अपना ली-चैटली प्रिंसिपल, यही तो कहता है कि अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज करेगी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखो एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग जो मिक्सचर होते हैं उन्हीं को हम एजोट्रोप्स बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं दैट इज अवर एजोट्रोप्स। आगे देखते हैं, अगर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है तो ये क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको कि दे बॉयल एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है तो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। उसके बाद क्या है कि दे कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, कि इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल है। देखो फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन है, ये जो प्रोसेस है ये बेस्ड है किस पे, ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। कि अगर आपके पास कोई दो कंपोनेंट है, कोई दो सॉल्यूशन है या फिर कोई दो सब्सटेंस है, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट का, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप उनको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर सकते हो, वो सेपरेट हो सकते हैं। एजियोटॉप्स के केस में क्या है, दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या कह रहा है कि कोई मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इन द राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ से डेविएट कौन करता है, पहली चीज नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डेविएशन शो करते हैं अपने राउट्स लॉ से, और ये डेविएशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है अपना नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशंस के केस में क्या होता है, जो ए बी इंटरेक्शन होती है वो वीकर होती है ए एंड बी बी इंटरेक्शन से। इसका मतलब क्या है, इनिशियली जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है कंपोनेंट्स के बीच में वो उनके मिक्स होने के बाद वीक हो गई है। ए बी इंटरेक्शन वीकर है किससे, ए और बी बी इंटरेक्शन से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, कि मिलने के बाद जो उनकी नई इंटरेक्शन बनी है
वो स्ट्रॉन्गर है इनिशियली जो उनके बीच इंटरेक्शन प्रेजेंट थी उससे। ये तो हो गया हमारा कि डेरिवेशन क्या है, पॉजिटिव डेरिवेशन किसको कहते हैं और नेगेटिव डेरिवेशन किसको कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है हमको, हमारे पास एसीटोन और इथाइल अल्कोहल है, उनको हमने मिक्स किया है और पूछा है कि इनका जो मिक्सचर है, इनके जो मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन बनी है उसका डेरिवेशन कैसा होगा। देखो एसीटोन क्या है अपना, ये हो गया अपना एसीटोन, ठीक है। इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज अवर इथाइल अल्कोहल। हम इनके इनिशियल इंटरेक्शन की बात करते हैं। इनिशियली क्या है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कि कार्बन है आपके पास, CH3 है, यहाँ इधर हाइड्रोजन है OH, और ये इंटरेक्शन शो करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन CH3। ये क्या है, अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं इसमें क्या डालूंगी, एसीटोन हम इसमें डाल देते हैं। मैंने ये एसीटोन का मिक्सचर इसमें डाल दिया तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ एसीटोन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा। तो जो फाइनली इंटरेक्शन निकल के आई है मिक्स होने के बाद, वो क्या है, वीकर है इनिशियली जो इंटरेक्शन प्रेजेंट थी उसके कंपैरिजन में। तो जो अपना एसीटोन और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, कि इनिशियली तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, किस केस में, इथाइल अल्कोहल के केस में। जैसे ही हमने एसीटोन डाला तो कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई क्योंकि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में आ गए, तो इंटरेक्शन कैसी हो गई है, वीकर हो गई है। तो इस वजह से ये जो मिक्सचर है कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। आगे बात करते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, एसीटोन और हमने क्या डाला है, CH3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अभी क्या है, इनिशियली इनकी जो इंटरेक्शन है एसीटोन एसीटोन इंटरेक्शन है और क्लोरोफॉर्म की इंटरेक्शन है, ये वीकर है। जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो क्या होगा हमारा, तो होगा ये कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिक्स होने के बाद क्या आ रहा है, एसीटोन मॉलिक्यूल और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रही है, जिस वजह से क्या है कि बाद वाली जो इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका केस हो गया, नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें क्या दिया है, दिस इज अवर डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, और दूसरा क्या है जी, क्लोरोफॉर्म, इनको मिक्स किया है। तो देखो अगेन इसमें भी सेम केस है, इनिशियली इनकी इंटरेक्शन वीकर थी, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। जैसे ही आपने इनको मिक्स किया तो क्या होगा, आपका ईथर का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा विद, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरेक्शन क्या है, बाद वाली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इनिशियल, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, अपना नेगेटिव डेविएशन में। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, अगेन हमने क्या किया है, एसीटोन लिया है और ये क्या है हमारा एनिलीन। इनमें भी सेम केस लगेगा, जैसे आप मिक्स करोगे एसीटोन का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन के साथ। तो अभी भी क्या है, ये किस केस में लाई करेगा, नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दीज ऑल थ्री आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एंड ऑप्शन ए किसका केस है, अपना पॉजिटिव डेविएशन का। तो इस अकॉर्डेंस में इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है हमारा किसका, बेंजीन का, मिथेनॉल का, एनिलीन का,
नाइट्रोबेंजीन का। 4 सब्सटेंसेज के हमको बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं और हमें पूछा है कि इन चारों में से जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है वो कौन से सब्सटेंस का होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में, कि जिस कंपाउंड का वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्स रिलेशन रख रहा है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाऊं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 212 किसका है जी, नाइट्रोबेंजीन का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है सबसे ज्यादा है अपना C6H5NO2 का। उसके बाद किसका है, उसके बाद है जी अपना एनिलीन का, एनिलीन लिख देते हैं। उसके बाद है अपना क्या, बेंजीन C6H6 सॉरी, और लास्ट किसका है अपना मिथेनॉल का CH3OH। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम मिथेनॉल का है, मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है वो किसका होगा, तो इसका क्या हो जाएगा अपना हाईएस्ट वेपर प्रेशर, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला हुआ है, उसको आपने वाटर से डाइल्यूट किया है, तो कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, उनका आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास ना कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है। ठीक है, अब इसको हमने डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट करने का क्या मतलब है कि हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा हमने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ी है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो डिक्रीज हुई है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब देखो एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हैं। अगर मैंने कंसंट्रेशन डिक्रीज करी है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करी है, तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो वेपर प्रेशर होता है राउट्स लॉ आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स ऐड करते जाओगे, जितनी ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन होगी उतनी ही लोअरिंग होगी आपकी वेपर प्रेशर में। तो जो वेपर प्रेशर है ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। एक्स भी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये तो होगी पहली चीज, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट, वेपर प्रेशर क्या करना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो भी पाई इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या होगा जी, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन सी पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो जो एलिवेशन हमारी जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मोलालिटी जो है सॉल्यूशन की वो कम हो जाएगी। अगर मोलालिटी कम हो जाएगी तो जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया अपना इनकरेक्ट। ओके,
ये भी गलत हो गया। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। अगेन देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कंसंट्रेशन बढ़ने से तो डिक्रीज करता था, डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रही है। अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मोलालिटी कम हो रही है, अगर मोलालिटी कम हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा जी, फ्रीजिंग पॉइंट अपना इंक्रीज करेगा। कुछ बच्चों ने तो ये देखते ही कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सीधा कह दिया होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो अपना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो सीधा नहीं कहना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्यूशन थी, उसको हमने डाइल्यूट किया वाटर के साथ, तो हमें एक तरीके से कंसीडर करना है कि हमने कॉन्सेंट्रेशन को एनी हाउ डिक्रीज किया है। तो डिक्रीज करने से जो पैरामीटर्स होंगे वो सारे उल्टे हो जाएंगे जो ऐड करने पे हो रहे थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो हेप्टेन एंड ऑक्टेन है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं 373 केल्विन पे। ठीक है, जो इनके वेपर प्रेशर है इन लिक्विड्स के वो दे रखे हैं दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है कि हमने इनका एक मिक्सचर बनाया है जिसमें 25 ग्राम तो हमने हेप्टेन के लिए हैं एंड 35 ग्राम हमने ऑक्टेन के लिए हैं। तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन के हमको क्या बताना है, वेपर प्रेशर बताना है। ठीक है जी, तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, हमको प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम हेप्टेन को तो इंडिकेट कर रहे हैं, हेप्टेन को हम इंडिकेट कर रहे हैं जी ए के साथ एंड ऑक्टेन को हम इंडिकेट करेंगे बी के साथ। ठीक है, तो हमें हेप्टेन के प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 105.2 किलो पास्कल, पी नॉट ए कितना है 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, पी नॉट बी किसके लिए है, पी नॉट बी ऑक्टेन के लिए 46.8 किलो पास्कल, राइट और नॉट। ठीक है, तो देखो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, जो पी टोटल होगा वो क्या होगा पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। ठीक है, पी नॉट ए हमें गिवन है, पी नॉट बी हमें गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको डेटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एन ए की, कि हमारे पास हेप्टेन के कितने मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ हेप्टेन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल। हेप्टेन क्या है अपना C7H16 और इसका जो मोलर मास है m नॉट दैट इज 100 ग्राम पर मोल। यहां से आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली हम क्या करेंगे, NB भी निकाल लेंगे। NB क्या होगा, ऑक्टेन का मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन दैट इज 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.25। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, हेप्टेन की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने हैं 0.25 डिवाइड प्लस में 0.3, ये आ जाएगा अपना 0.45। XA निकाल लिया हमने। XB की बात करते हैं। XB कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दो XA को, दैट विल बी 0.55। ओके, आगे देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास पी नॉट ए क्वेश्चन में गिवन था, पी नॉट बी भी गिवन था, XA एंड XB हमने कैलकुलेट कर लिया है। सारी चीजों को पुट कर देंगे। पी टोटल विल बी, पी नॉट ए कितना था 105.2 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाय हेप्टेन की मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.45 प्लस में
ऑक्टेन का प्योर का वेपर प्रेशर है 46.8 किलो पास्कल, इनटू में ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.55। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर कितना, 73.08 किलो पास्कल। इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर में आ जाएगी। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में, दैट इज 73.08 किलो पास्कल। तो सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड था, ये फॉर्मूला होता है और इसको लगाने के लिए ऑलमोस्ट डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक ना आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में कुछ डेटा दे रखा है कि जो पहली वर्टिकल लाइन है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, एक सेकेंड, फर्स्ट वर्टिकल लाइन कौन सी है अपनी, ये वाली, ये वाली, ये है अपनी पहली वर्टिकल लाइन। ये ना थर्मामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है आपका PB एंड FB, PB आपका बॉइलिंग पॉइंट है और FB आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो नंबर लाइन 1 है ना, जो पहली लाइन है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रही है, PB रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड FB रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि यहां तक हो गया कि विद द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो नंबर लाइन है, जो ये नंबर लाइन कौन कौन सी, 1, 2, 3 एंड 4, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज को, किसकी पॉसिबिलिटी को, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की पॉसिबिलिटीज को। कब, जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबसे पहली लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, वो किसी थर्मामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड FB corresponding to boiling point of pure solvent and FB correspond to freezing point of pure solvent। अब आपने क्या किया है, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने के बाद आपकी फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से वेरी करेंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं, आपको बतानी है कि करेक्ट पॉसिबिलिटी कौन सी होगी। ठीक है जी, देखो हमें पता है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडिशन करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी हमने डाला, ऐड किया, तो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। बस इतना ही पता होना चाहिए। ये लाइन है हमारी प्योर के लिए, प्योर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब देखो पहले नंबर 1 में क्या देखा रखा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट ओरिजिनल से डिक्रीज कर गया है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर गया है। गलत हो गया, क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करना था, इंक्रीज करना था। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिखा रखा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से बढ़ के आया है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ के आया है। ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट को तो प्योर से डिक्रीज होना था। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में क्या दिखाया गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है प्योर के कंपैरिजन में, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया है। ये तो उल्टा हो गया, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना था और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना था। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट पे बढ़ते हैं। नंबर लाइन 4 क्या दिखा रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हुआ है। ये क्या हो गया आपका करेक्ट रिलेशन, कि प्योर के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना था और फ्रीजिंग पॉइंट को घटना था। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर 4, ये क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। ठीक है, बस इतना सा पूछा था कि आपको इतना पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज होना है और फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज होना है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सब्सटेंस है कोई ए, उसको डिजोल्व किया है आपने सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट बी में। उसके बाद क्या है
जब आपने इस सब्सटेंस ए को बी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है तो इस सब्सटेंस ए का जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो A3 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, जो आपका वेंट्स ऑफ फैक्टर होगा इसके लिए वो क्या होगा आपको वही बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, आपका वेंट्स ऑफ फैक्टर। क्या होता है जी वेंट्स ऑफ फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है, और ये होता है हमारा नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, अब देखो ए था आपका ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको आपने सॉल्वेंट पी में डाला और एक सेकेंड, हाँ, ए को आपने सॉल्वेंट बी में डाला और वो उसका क्या हो गया, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो A3 को कॉरेस्पॉन्ड कर गया। ये कब होगा, जब 3 ए के मॉलिक्यूल एसोसिएट करके A3 की फॉर्मेशन करेंगे, तभी पॉसिबल है ना। ये चीज कब पॉसिबल है, जब 3 ए मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाए और आपका क्या बना दे A3। अब जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको किस चीज का दिखेगा, A3 का दिखेगा। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना है, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर I की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी थी, I क्या है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मली जो मोलर मास है वो A को कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए था, तो हम मान लेते हैं लेट जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ A वो क्या है आपका x ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ओके, तो अगर मैं I कैलकुलेट करूंगी तो नॉर्मली जो मोलर मास है दैट विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू A, और A का मोलर मास मैंने कितना माना है, x ग्राम पर मोल। ओके, डिवाइड बाई क्या होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। हमें ऑब्जर्व किसका हो रहा है मोलर मास, A3 का। अगर A का मोलर मास x है तो A3 का क्या होगा 3x, राइट। तो I कितना आ गया हमारा, x कैंसल आउट, दैट कम आउट टू बी 1/3। गॉट इट। इसमें सिर्फ हमको ये फॉर्मूला आना चाहिए था कि I विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको ग्राफ दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहा है। आपको ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये पूछा है। पहले ग्राफ देख लेते हैं किस किसके वर्सेस है। y एक्सिस पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl दिया हुआ है और x एक्सिस पे आपको HCl की मोल फ्रैक्शन दी हुई है और साइक्लोहेक्सेन आपका सॉल्वेंट है। ठीक है जी, देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है हेनरी लॉ पे। कैसे है देखते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, सिंपली वो कहता है कि अगर मैं किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वो पार्शियल प्रेशर से कैसे रिलेटेड है। तो हेनरी लॉ कहता है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा ना, गैस का पार्शियल प्रेशर ओवर लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो गैस प्रेशर लगा रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी को हम यहाँ इस कंसेप्ट में किसकी टर्म में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में। तो जो पी गैस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है जी, अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या ले आते हैं, एक कांस्टेंट जिसको हम के एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट विल बी अवर हेनरी लॉ कांस्टेंट, राइट और नॉट। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, एक सेकेंड, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl ये क्या है आपका पी गैस, गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू में गैस की सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस फॉर्म में है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो जो ये ग्राफ होगा आपका पी गैस वर्सेस एक्स गैस, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का वो क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो इस लाइन का स्लोप भी क्या आ जाएगा आपका, के एच। ठीक है, अब बस यही चेक करना है कि के एच आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि FeCl3 को जब हम इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक्वा सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है। अब हमने क्या किया है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है ब्लू कलर फॉर्मेशन की। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही आपका FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका फेरोफेरिसाइनाइड बनेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू कंपाउंड। इसका कलर होता है ब्लू। तो ब्लू कलर किस वजह से ऑब्जर्व होता है, इन दोनों की रिएक्शन की वजह से ये कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का जो कलर है दैट इज ब्लू। गॉट इट। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमको ना एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में हमें क्या गिवन है कि हमने एक, ये ऑस्मोसिस का डायग्राम है, हमने दो कंपार्टमेंट लिए हैं, ये साइड एक्स है आपकी, दिस इज योर साइड वाई। साइड एक्स में हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया है, आयरन का कॉम्प्लेक्स लिया है, साइड वाई में हमने FeCl3 ली है। ठीक है, अब आपको पूछा है कि इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है, तो इस वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से ब्लू कलर हमें कौन सी साइड में मिलेगा, कि ऑस्मोसिस की वजह से हमें ब्लू कलर साइड एक्स में मिलेगा, या फिर साइड वाई में मिलेगा, या फिर दोनों तरफ मिलेगा, या नहीं मिलेगा, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा कहां से, सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं, अगर मैं लूं साइड एक्स को, आपकी साइड एक्स में क्या है, K4FeCN का होल 6 है, दिस इज इन साइड एक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके आई फैक्टर इनटू में कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट की, ये मैं क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू ICRT। RT तो दोनों तरफ कॉमन होगा, तो हमें देखना है कि आयोटा दैट इज I वेंट्स ऑफ फैक्टर एंड कंसंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरफ ज्यादा है। साइड एक्स की बात करते हैं, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को लेती हूं K4FeCN का होल 6, ये एक्वस सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट होगा, 4K पॉजिटिव प्लस में FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। कभी भी आपको कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा हो और उसका डिसोसिएशन कराना हो तो आपको क्या करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखना है, वो डिसोसिएट नहीं होगा, सिर्फ जो काउंटर पार्ट है उसको खोल के लिख दो। ओके, तो 4 तो हमको K पॉजिटिव के आयन मिले और एक हमको ये वाला आयन मिला, ये नेगेटिवली चार्ज आयन। तो टोटल जो आयन है वो क्या हो गए आपके 5, I की वैल्यू क्या होगी 5। तो जो साइड X है आपकी उसके लिए I इंटू सी विल बी इक्वल टू I आपका 5 है, और कंसंट्रेशन क्या आती है साइड X में 0.1 मोलर, 0.1, तो ये कितना आ गया आपका 0.5। गॉट इट। बात करते हैं साइड Y की, साइड Y में आपका क्या गिवन है, साइड Y को देखते हैं। साइड Y के लिए निकालनी है हमें I इंटू में C की वैल्यू, साइड Y में है हमारा FeCl3, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव। तो टोटल आयन कितने हुए आपके 4, तो I की वैल्यू अपनी 4 हो गई है, और इस कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन थी दैट इज 0.01 मोलर, तो ये कितना आ गया आपका 0.04। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो साइड Y में ज्यादा है। ठीक है, साइड Y में जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है,
देखो साइड वाई में जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू साइड एक्स, कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, साइड वाई से साइड एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है, सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो यहां से यहां हमारा क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, ये हमारा ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अब देखो ऑस्मोसिस जब हमारा साइड वाई से साइड एक्स में हो रहा है, साइड वाई टू साइड एक्स, तो ऑस्मोसिस का क्या मतलब है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है साइड वाई में है जो है वो फ्लो करेंगे टुवर्ड साइड एक्स, सॉल्वेंट फ्रॉम साइड वाई मूव करेंगे टुवर्ड साइड एक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमने देख लिया कि क्या क्या होगा, हमने सब कुछ निकाल लिया, हम फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, उनका फ्लो साइड वाई से साइड एक्स में होगा। अब बात करते हैं इस ब्लू कलर की। इस ब्लू कलर के आने का रीजन था इन दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन। अब ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में थे। अब ऑस्मोसिस की वजह से तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा, ये तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ये तो एज इट इज रहेंगे, ये तो इंटरमिक्स ही नहीं होंगे। अब जब ये इंटरमिक्स ही नहीं होंगे तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी तो ये वाला कंपाउंड भी नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर भी अपना नहीं सो होगा। तो ऑस्मोसिस से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू देयर लो कंसंट्रेशन, तो जिस वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लू कलर है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा। ब्लू कलर मिलने का रीजन था ये रिएक्शन ऑस्मोसिस की वजह से नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।